नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटी हो तो ऐसी। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी माँ की है जो बिना किसी गलती, बिना किसी अपराध के ताज़ ज़िंदगी सजा काटती है। दोस्तों, हमारे समाज में औरत का शोषण होना कोई नई बात नहीं है। किसी न किसी रूप में उसका शोषण होता ही रहता है। और अगर लड़की सुंदर ना हो, उसका रंग काला हो या दहेज ना लेकर आई हो, तो जैसे लोगों को पूरा अधिकार मिल जाता है उसे अपमानित करने का। आज आपके लिए मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जिसमें माँ के खूबसूरत और पढ़ी लिखी ना होने पर न सिर्फ उसे घर से निकाल दिया, बल्कि उसकी बेटी को भी नाजायज़ करार दे दिया। आइए जानते हैं बेटी ने कैसे अपनी माँ की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लौटाई। संजना एक बहुत ही सुंदर, गंभीर मिजाज व हाजिर जवाब लड़की थी। वह आधुनिक विचारों वाली और पढ़ी लिखी थी और जो ठान लेती थी उसे पूरा करती थी। संजना अपने कमरे में खड़ी आंखें बंद किए बीते दिनों की घटनाक्रम की समीक्षा कर रही थी। 1 साल पहले का वह दिन उसके और उसकी माँ कविता जी की ज़िंदगी का सबसे अनमोल दिन था, जब LLB की फाइनल परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और देखते ही देखते संजना पूरे विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय बन चुकी थी, क्योंकि विश्वविद्यालय को टॉप करने वाली वह पहली लड़की थी। अब तक के इतिहास में पहले किसी लड़की ने टॉप नहीं किया था। इसीलिए विश्वविद्यालय में उसे सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा था। जब संजना को डिग्री और पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आमंत्रित किया, तो संजना ने अपनी इच्छा जताई कि यह पुरस्कार उसे उसकी माँ कविता जी के हाथों से दिया जाए। अपनी बेटी के मुंह से अपना नाम सुनते ही दर्शकों में बैठी कविता जी घबरा गई, तो संजना खुद आकर अपनी माँ को स्टेज पर लेकर गई। घबराते हुए सर झुकाए जब कविता जी मंच पर पहुंची, तो संजना ने कहा, बस माँ, आज के बाद आपको कभी किसी के सामने इस तरह नज़र नहीं चुरानी पड़ेगी। आपकी आधी तपस्या तो आज सफल हो गई है, बाकी आधी तपस्या सफल करने की जिम्मेदारी आपकी बेटी लेती है। अपनी बेटी की बात सुनकर कविता जी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उस वक्त उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा और अपनी बेटी के गले में मेडल पहनाने लगी। मेडल पहनाते हुए कविता जी की खुशी के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। आखिरकार यह उनके अब तक के जीवन का पहला अवसर था जब वह किसी दुख में विवश होकर नहीं, बल्कि खुशी की अधिकता से रो रही थी। संजना ने अब हॉस्टल छोड़कर एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और अपनी माँ को लेकर वह अपने किराए के घर में चली गई। वहाँ पहुँचते ही कविता जी ने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया और फिर संजना की मनपसंद का खाना बनाने लगी। जब दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठी, तो अचानक कविता जी को मंच पर कही हुई अपनी बेटी की बात याद आई। तो उन्होंने संजना से कहा, बेटी, आज तुमने मंच पर जो बात कही थी उसका क्या मतलब था? तो संजना ने कहा, माँ, सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। पहले तो मुझे कल सुबह का इंतज़ार है। आकाश सर ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया है। वह इस शहर के सबसे काबिल वकीलों में से एक है। अगर मुझे उनके अंडर रहकर प्रैक्टिस करने का अवसर मिल गया तो समझो आपकी बेटी की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर कविता जी खुश होते हुए बोली, मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है लाडो, बस तू कल खुशखबरी लेकर आना, फिर मैं भी खुशी खुशी गाँव वापस चली जाऊँगी। नहीं माँ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यही शहर में मेरे साथ मेरे पास रहोगी, संजना ने कहा। तो कविता जी ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी संजना के अलावा इस दुनिया में उनका था ही कौन। अगले दिन जब संजना मुस्कुराते हुए मिठाई के डिब्बे के साथ घर पहुंची, तो कविता जी समझ गई कि उनकी बेटी की इच्छा पूरी हो गई है और आकाश सर ने उसे अपना सहायक बना लिया है। अपनी बेटी को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते देखकर कविता जी के अब तक के जीवन के सारे दुख मानो मिटते जा रहे थे, लेकिन इन दुखों की गहरी छाया जो उनके बेटी संजना के मन में बसी हुई थी,
उसका कम होना अभी संभव नहीं था। वह आकाश सर के साथ काम करते हुए धीरे धीरे वकालत से जुड़ी सारी बारीकियां सीखते जा रही थी। अब संजना का स्वतंत्र रूप से अदालत में केस लड़ने का वक्त आ चुका था, तो उसके आकाश सर ने अपने पास आए महत्वपूर्ण केस की फाइल अपनी शिष्य संजना के सामने रखी। तो संजना ने कहा, सर, इस बार यह केस आप संभाल लीजिए, क्योंकि अपना पहला केस मैंने तभी चुन लिया था जब मैंने वकालत की प्रवेश परीक्षा देना तय किया था। उसकी बात सुनकर आकाश जी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे और उस केस के बारे में संजना से पूछने लगे। तो संजना ने एक पेपर निकालकर उनके सामने रख दिया। उस पेपर पर जिसका नाम लिखा था उसे पढ़कर आकाश जी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन संजना, यह नाम तो श्रीमान कंवर सिंह, जो तुम्हारे पिताजी हैं, उनका है। तुम उनके खिलाफ केस करने जा रही हो? तो संजना बोली, जी सर, मेरा पहला केस उसी शख्स के खिलाफ है जो बदकिस्मती से मेरे सारे सर्टिफिकेट पर मेरे पिता कहलाते हैं। संजना ने पेपर पर नज़र गड़ाए हुए कहा। तो आकाश जी बोले, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? तो अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश करते हुए भरी आवाज़ में संजना ने कहा, सर, मेरी माँ का रंग काला है। हमारे समाज में सुंदरता का जो पैमाना है वह उस पर खरी नहीं उतरती। अच्छे खासे दहेज का लालच देकर किसी तरह मेरे नाना जी ने उनकी शादी करवा दी और मेरे दादाजी यानी कि श्रीमान नरसिंह के मजबूर करने पर श्रीमान कंवर सिंह ने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने कभी मेरी माँ को अपनी पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया, यहाँ तक कि इंसान होने का भी सम्मान नहीं दिया। महीना महीना घर से गायब रहते, जब आते तब भी मेरी माँ को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। कभी कभार बस रात के अंधेरे में अपनी पत्नी होने का हक जमाने पहुँच जाते। मेरी सीधी सादी माँ अपने आंसुओं को पीकर जीती रही और इसी उम्मीद में सबकी सेवा करती रही कि शायद एक दिन लोग उसकी सूरत के आगे उसकी सीरत को देखेंगे। लेकिन अफसोस कि यह किताबी बातें किताबी ही रह गई। कुछ वक्त के बाद माँ को पता चला कि वह गर्भवती है। उनके मन में एक आस लगी कि शायद यह आने वाली संतान उनके और उनके पति के बीच की दूरी को मिटा देगी। लेकिन अफसोस कि जब मेरी माँ को अपने पति के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वह तब उसे अकेली छोड़कर गायब हो चुका था। कहते कहते संजना की आंखें भर आई। उसने थोड़ा पानी पिया और फिर बोली, सर, आप तो जानते हैं कि जिस औरत का पति उसका सम्मान नहीं करता तो घर के बाकी सदस्य भी उसको कोई इज्जत नहीं देते। उस घर में मेरी माँ की हैसियत एक मुफ्त की नौकरानी के सिवा कुछ नहीं थी, जो हर वक्त सबकी सेवा में लगी रहती थी। डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने के दिन तक शायद ही कभी उसके तन और मन को आराम मिला होगा। और फिर वह दिन आया जब मेरा जन्म हुआ, तो माँ को लगा कि अब उसके दुख के दिन बीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही श्रीमान कंवर सिंह ने मुझे पहली बार देखा, उसी वक्त मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा दिए कि यह संतान उनकी नहीं है, क्योंकि मैंने भी संयोग से अपनी माँ का ही रंगत पाई थी। मेरी माँ ने उस आदमी के आगे बहुत मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ा गई कि वह इस तरह का घटिया इल्ज़ाम उनके चरित्र पर ना लगाए। लेकिन उस इंसान पर मेरी माँ के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने पिताजी यानी कि मेरे दादाजी से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उन्होंने मुझे और मेरी माँ को घर से नहीं निकाला तो वह हमेशा के लिए घर से चला जाएगा। पुत्र प्रेम में मजबूर मेरे दादाजी ने मेरे नाना जी को बुलाया और उन्होंने मेरी माँ को ले जाने के लिए कहा। तो मेरे नाना जी ने भी हाथ जोड़कर कह दिया कि बेटी की विदाई के बाद अब उसके जीवन मरण से उनका कोई सरोकार नहीं है। इतना कहकर नाना जी वापस अपने गांव चले गए। तो दादाजी ने गांव के खेत का एक छोटा सा टुकड़ा और उस खेत में बना एक छोटा सा घर मेरी माँ को देकर हमें वहाँ भेज दिया। मेरी माँ को ना अपने अधिकारों की जानकारी थी और ना ही कोई उनका मार्गदर्शन करने वाला था। वह बिना किसी प्रतिकार के मुझे लेकर गांव चली गई और अकेले उस खेत के टुकड़े पर मेहनत मजदूरी करती रही। किसी तरह उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मेरे सामने उन्होंने कभी भी अपनी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दिया।
खुद अनपढ़ होते हुए भी मेरी शिक्षा के प्रति पूरी तरह जागरूक थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन खबर आई कि श्रीमान कंवर सिंह ने दूसरी शादी कर ली। गांव के कुछ लोग जो अब तक माँ के सरल और स्नेही व्यवहार के कारण उनका सम्मान करने लगे थे और उनके शुभ चिंतक बन चुके थे, उन्होंने मेरी माँ को समझाया कि उन्हें इस विवाह का विरोध करना चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने इनकार करते हुए कह दिया कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वैसे भी जो रिश्ता कभी होकर भी था ही नहीं, उसके लिए क्या लड़ना। गांव वालों के जाने के बाद उस दिन पहली बार मेरी माँ मेरे सामने रोई थी। उस समय मुझे चीज़ों की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई थी कि मेरे पिताजी के कारण मेरी माँ बहुत दुखी है। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मुझे पता चल गया, पिताजी अब कभी हमारे पास नहीं आएंगे। तुम मत रो। मैं अब कभी यह जिद नहीं करूँगी कि पिताजी को बुलाओ या मुझे उनके पास ले चलो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते हम दोनों माँ बेटी कब सो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह विद्यालय जाते समय मेरे बाल मन ने यह तय कर लिया था कि मैं पढ़ लिख कर इतनी काबिल बनूंगी कि अपनी माँ को रुलाने वाले को रुला सकूं। मुझे ये समझ आ गया था कि मेरी माँ की सबसे बड़ी कमी उनकी अशिक्षा थी। जैसे जैसे मैं ऊंची कक्षा में पहुंचती गई, मुझे कानून के अधिकारों की समझ होने लगी और मैंने अपना रास्ता चुन लिया, कानून का रास्ता, जिस पर चलकर मुझे अपनी माँ का खोया हुआ सम्मान लौटाना था। बिना किसी गलती के समाज में उनकी झुकी हुई नज़रों को उठाना था और इसमें मेरी माँ ने भी मेरा पूरा साथ दिया और आज वकालत पास करके मैं आपके इस दफ्तर में खड़ी हूँ। अब मेरी बारी है कि मैं अपनी माँ का साथ दूँ, जिसे ससुराल वालों ने भी और मायके वालों ने भी सबने अकेला छोड़ दिया था। संजना की बातें सुनकर पास बैठे उसके वकील आकाश जी की भी आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आगे बढ़ो संजना, कोर्ट का नोटिस उस शख्स को भिजवा दो, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। उनकी बात सुनकर संजना थोड़ी अस्वस्थ हो गई और उसने अपने पिता श्रीमान कंवर सिंह के पते पर कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया, जिसमें उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही गैर कानूनी रूप से दूसरी शादी की और अपनी पहली पत्नी के चरित्र पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसकी संतान को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उसे और उसकी संतान को समाज में कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। नोटिस भिजवाने के बाद संजना घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ कविता जी के आगे नोटिस की एक कॉपी रखते हुए कहा, माँ, यह है तुम्हारे सवाल का जवाब। तो कविता जी ने संजना से कागज़ देखते हुए कहा, यह क्या है लाडो, क्या लिखा है इसमें? तो संजना ने उन्हें इस नोटिस में लिखी हुई सारी बातें बताई, जिसे सुनकर कविता जी कुछ देर तक खामोशी से बस उसका चेहरा देखती रह गई। क्या हुआ माँ, कुछ तो बोलो, संजना ने कहा। तो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए कविता जी बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी लाडो, जब उस वक्त किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तो अब कौन सुनेगा। तो संजना ने कहा, यह बहरा समाज किसी की मुख की वेदना नहीं सुनता माँ, इसे सुनाने के लिए कभी कभी चीखना पड़ता है और ये नोटिस वही चीख है। अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए लड़ेगी, क्योंकि जो स्वयं अपने लिए नहीं लड़ती, कोई उनके लिए नहीं लड़ता, कोई उनके हक में नहीं बोलता। अपनी बेटी की बातें सुनकर कविता जी, जो अब तक अपने आंसू रोक रखे थे, वह बाहर छलक आई। तो संजना ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, बस करो माँ, पूरी ज़िंदगी बहुत रोई हो तुम। अब यह आंसू तुम नहीं, वो लोग बहाएंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। कहकर संजना अपनी माँ के लिए खाना लेने रसोई में चली गई। उधर जब कोर्ट का नोटिस श्रीमान कंवर सिंह के घर पहुँचा तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए कि अचानक इतने सालों के बाद उस कायर कविता में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, जो वह अपने वकील से यह नोटिस भिजवा रही है। वह सीधा अंदर गया और अपनी परेशानी अपनी दूसरी पत्नी मालती को बताई। तो मालती भी घबरा गई और बोली, अब क्या होगा जी, कहीं वह काली कलूटी हमारी ज़िंदगी में फिर से तो नहीं आ जाएगी। तो कंवर सिंह बोला,
तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूँगा इसे। कोर्ट में इनसे निपटने के लिए मुझे किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं है। नियत तिथि पर सालों बाद जब दोनों पक्षों का अदालत परिसर में आमना सामना हुआ तो कविता जी के साथ संजना को देखते ही कंवर सिंह समझ गया कि कविता जी के वकील कौन हैं। उसने कविता जी के पास जाकर कहा, अपनी 2 कौड़ी की नाजायज़ बेटी के साथ मिलकर मुझसे लड़ने चली हो? भूल गई क्या? क्या हालत की थी मैंने तुम्हारी? तो हमेशा की तरह आज भी कविता जी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन आज संजना ने जवाब देते हुए कहा, 2 कौड़ी का और नाजायज़ कौन है यह अब अदालत बताएगी, और हम कुछ भूले नहीं, इसीलिए तो आपके सामने यहाँ खड़े हैं। कंवर सिंह की प्रतिक्रिया का इंतज़ार किए बिना ही संजना अपनी माँ का हाथ थामे अदालत के अंदर चली गई। तय वक्त पर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब का अभिवादन करते हुए संजना ने अपने मुवक्किल की तरफ से आरोप लगाने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलते ही संजना ने कहना शुरू किया, श्रीमान कंवर सिंह जी, आप पर अपनी पत्नी की तरफ से पहला आरोप यह है कि मर्जी ना होने के बावजूद आपने अपने परिवार के दबाव में और दहेज के लालच में आकर उनसे विवाह किया, लेकिन कभी उन्हें अपनी पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया, अपितु हमेशा उनका शोषण ही किया, उन्हें अपमानित किया, जबकि इसमें मेरी मुवक्किल की कोई गलती नहीं थी। चाहे मजबूरी में ही सही, पर विवाह में आपकी मर्जी शामिल थी, और मैंने पहली पत्नी की जगह सिर्फ पत्नी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि आपने जो शादी की है और उनसे उत्पन्न बच्चे सभी कानून की नज़र में नाजायज़ हैं। संजना के मुंह से ये बात सुनकर कंवर सिंह और उसकी दूसरी पत्नी मालती के चेहरे के रंग अब उड़ने लगे थे। संजना ने आगे कहा कि आप पर दूसरा इल्ज़ाम यह है कि अपनी पहली पत्नी को घर से निकालते वक्त ना तो आपने दहेज में मिला हुआ सामान उन्हें लौटाया और ना ही उनका स्त्री धन उन्हें दिया। फिर संजना ने एक कागज़ जज महोदय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर, इसमें उन सारे सामानों की सूची है जो मेरी मुवक्किल वापस चाहती है। सामान तो अब इस्तेमाल के लायक रह नहीं गया है, इसलिए आपसे आग्रह है कि उनकी कीमत मेरे मुवक्किल को दिलाई जाए। तो जज साहब बोले, फैसले के वक्त पर इस पर विचार किया जाएगा, फ़िलहाल आप आगे बढ़ें। जी जज साहब, कहते हुए संजना ने अपना तीसरा और अंतिम इल्ज़ाम लगाया कि श्रीमान कंवर सिंह, आप पर अंतिम इल्ज़ाम यह है कि आपने कविता जी से उत्पन्न अपनी संतान को अपनाने से इनकार कर उन पर चरित्रहीनता का झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैंने बिल्कुल सच्चा इल्ज़ाम लगाया था, कोई झूठा नहीं, कंवर सिंह चिल्लाकर बोला। तो जज साहब ने कहा, कौन से इल्ज़ाम सच्चे हैं और कौन से झूठे हैं यह तो अब अदालत ही तय करेगी, आप अदालत की मर्यादा में रहकर बोलिए। तो कंवर सिंह चुप हो गया। तभी एक बार फिर संजना जज साहब से मुखातिब होते हुए बोली, सर, मैं अपने इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाह को बुलाने की आज्ञा चाहूँगी। आज्ञा मिलते ही संजना ने गवाहों को बुलाना शुरू किया, जिसमें कंवर सिंह ने अपने दोनों भाई और भाभी और उनके साथ वर्षों से उनके पड़ोसी रहे लोग और उसके रिश्तेदार भी शामिल थे। कानून और सज़ा का डर दिखाकर संजना और आकाश जी ने उन्हें अदालत में सच बोलने के लिए राज़ी कर लिया था। जैसे जैसे गवाही होती गई, कंवर सिंह और उसकी पत्नी मालती के चेहरे के रंग उड़ गए। तीसरे इल्ज़ाम की सच्चाई साबित करने के लिए अदालत ने DNA टेस्ट की इजाज़त संजना को दे दी। कंवर सिंह चाहकर भी इसे इनकार नहीं कर सकता था। DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद केस की आगे की सुनवाई होने वाली थी। जहां कंवर सिंह और मालती बेचैन थे, आज वहां पहली बार संजना और कविता को सुकून महसूस हो रहा था। 1 सप्ताह के बाद DNA टेस्ट की रिपोर्ट के साथ एक बार फिर संजना अदालत में कंवर सिंह के सामने खड़ी थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद जज साहब ने कहा, श्रीमान कंवर सिंह, आप पर लगाए हुए सभी आरोप सही साबित हो चुके हैं। क्या अब भी आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो कंवर सिंह ने सर झुकाए हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वह कहता भी तो क्या, उसके सारे झूठ की पोल तो संजना ने सबके सामने खोलकर रख दी थी। तभी पहली बार अदालत में कविता जी की आवाज़ आई, साहब,
मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इजाज़त मिलने पर कटघरे में आकर कविता जी ने कहा, साहब आप जो न्याय करेंगे हमें मंजूर होगा, बस आप इनकी जेल मत भेजिएगा। हमें पता चला है कि इनके छोटे बेटे बहुत बीमार रहते हैं, हम उनको दुख नहीं देना चाहते। कविता जी की बात सुनकर संजना के साथ साथ अदालत में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। कंवर सिंह की दूसरी पत्नी मालती भी अब नज़र उठाकर उनकी तरफ देख नहीं पा रही थी। तभी संजना ने कविता जी की तरफ से कहा, सर मेरी मुवक्किल चाहती है कि श्रीमान कंवर सिंह कानूनी रूप से तलाक देकर उन्हें मुक्त कर दें और उनकी संतान को जायज़ हक देकर अपनी दूसरी नाजायज़ शादी को जायज़ बना लें। यह सब बोलते हुए संजना जानबूझकर कंवर सिंह की तरफ देख रही थी, लेकिन कंवर सिंह अब खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। जज साहब ने यह फैसला अगले दिन सुनाने के लिए बोल दिया। अदालत से निकलकर संजना और कविता जी अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी मालती उनके सामने आकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, जितना दोष कंवर सिंह का है उतना मेरा भी है। सब कुछ जानकर भी मैंने उससे शादी की, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। यह कहकर कविता जी आगे बढ़ गई। अगले दिन फैसले का दिन था तो संजना वक्त से कुछ पहले ही आकर अपने कक्ष में बैठी। बीते दिनों के बारे में सोच रही थी कि यह केस ना सिर्फ उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्व रखता है, अपितु उसका पहला स्वतंत्र केस होने के कारण उसके वकालत जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तय वक्त पर जज साहब के आते ही अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब ने कविता जी और कंवर सिंह के तलाक पर मोहर लगाते हुए कविता जी को घर से निकालकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कंवर सिंह पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और दहेज में दिए गए पूरे सामान के पैसे कविता जी को सौंपने का निर्णय दे दिया। साथ ही कंवर सिंह की संतान होने के नाते उसकी संपत्ति पर संजना का जो हक था वह उसे देने का आदेश भी दे दिया। तो कंवर सिंह ने हाथ जोड़कर इस फैसले से अपनी सहमति जता दी। अदालत से बाहर निकलकर जैसे ही श्रीमान कंवर सिंह का संजना और कविता से सामना हुआ तो संजना बोली कि आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मुझे और मेरी माँ को आपके पैसों का कोई लालच है। आपसे मिले हुए सारे पैसे और संपत्ति हम आश्रम में दान में दे देंगे। मेरी जिस माँ ने ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर मजदूरी करके अपनी बेटी का पालन पोषण कर लिया, उस माँ को और उसकी सक्षम बेटी को आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपना हक छोड़ देते तो आप जैसे लोगों को सबक कैसे मिलता। मुझे बस आपकी एक ही चीज़ चाहिए थी, मेरी माँ के चरित्र पर आपके द्वारा लगाए गए झूठे आरोप से मुक्ति और समाज में उसके खोए हुए सम्मान की वापसी, जो मैं आपसे छीन चुकी हूँ। अब कंवर सिंह कुछ बोलता उससे पहले ही वे दोनों माँ बेटी आगे बढ़ गई। अगले दिन के अखबार संजना की तारीफ़ों से रंगे हुए थे। कुछ दिनों के बाद 2 दिन की छुट्टी में कविता जी संजना को लेकर गांव पहुंची तो गांव में भी संजना की जीत की खबरें पहुंच चुकी थी। जो लोग आज तक कविता जी और संजना का मजाक उड़ाते थे, उन्हें अपमानित करने का, उन पर उंगली उठाने का अवसर ढूंढते थे, आज उन सब के सर श्रम से झुक गए थे और अपने संघर्ष के साथ साथ अपनी बेटी की बदौलत आज पहली बार कविता जी सबसे नज़रें मिलाकर बातें कर रही थी। जीवन में पहली बार उनके होठों पर संतोष भरी मुस्कुराहट सजी हुई थी। अपनी माँ को खुश और मुस्कुराती हुई देखकर संजना बोली, माँ तुम्हारी मुस्कान ने मुझे आज जीत का असली एहसास दिया है। बस तुम इसी तरह मुस्कुराती रहना, फिर देखना तुम्हारी बेटी जीत के रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी। तभी संजना के सर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखते हुए कविता जी ने कहा, तूने सच कहा था लाडो, कभी कभी अपनी आवाज़ सुनाने के लिए हमें चीखना पड़ता है। आज तेरी माँ की तेरी इस चीख पर बहुत गर्व है लाडो। तो संजना स्वयं को अपनी माँ के आंचल में छुपाते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।